जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 में है ऊष्मा, हीट। तो इससे पहले भी हम इसका एक भाग पढ़ चुके थे और उस भाग में हमने पढ़ा था कि ऊष्मा क्या होता है और साथ ही हमने ठंडा और गर्म का किस प्रकार से हम अनुभव करते हैं उसके बारे में जान चुके थे। साथ ही हमने तापमान और तापक्रम के बारे में भी जाना था और इसके साथ ही हमने डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जाना था और प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम जान चुके थे और उससे जुड़े हमने कुछ क्रियाकलाप भी किया था। इसके साथ साथ हमने ऊष्मा का संचरण के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने चालन विधि के बारे में जाना था और उससे जुड़े कुछ क्रियाकलाप किए थे। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुएं। तो ऊष्मा की चालक वस्तुएं तथा ऊष्मा की कुचालक वस्तुओं के बारे में अभी हम जानेंगे। तो कुछ वस्तुएं ऊष्मा की अच्छे चालक होते हैं, तो कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो ऊष्मा के चालक होते हैं। उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है, गुड कंडक्टर कहा जाता है। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये क्या है, ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। तो इनको जब एक छोर को गर्म किया जाता है तो इसका दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। और इनमें से चांदी जो है वो ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालक होता है या फिर संचरण होता है उसे सुचालक कहते हैं, लेकिन जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ गुड है, यहाँ हो जाएगा बैड कंडक्टर। तो कुचालक को क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर। तो जैसे इसका उदाहरण है प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, सूती कपड़ा आदि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि पानी तथा अन्य द्रव्यों तथा वायु में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो हमने अभी तक चालन विधि के बारे में जाना था, अभी हम इसमें संवहन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 6 को करेंगे। तो आप एक बीकर में आधी ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। तो एक बीकर लेंगे और उसमें आधा पानी भर देंगे। उसमें कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। तो टुकड़े पानी में भीगकर डूब जाते हैं। तो जब टुकड़ों को आप डालेंगे कागज के तो वो क्या होंगे, पानी में भीग जाएंगे और भारी होकर वे नीचे बैठ जाएंगे। अब एक त्रिपाद स्तंभ पर तार की जाली रखिए और उस पर बीकर रखिए। तो अब क्या करेंगे, एक 3 पैरों वाला स्टैंड लेंगे और उसके ऊपर एक जाली रखेंगे और जाली के ऊपर में बीकर रखेंगे जिसमें आपने पानी भरा है। उसके नीचे स्पिरिट ज्वालक को जलाकर रखिए और पानी को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। अब क्या करेंगे, एक स्पिरिट ज्वालक लेंगे और पानी को गर्म करेंगे। तो देखिए चित्र में जैसा दिख रहा है इस तरह से आप करेंगे। यहाँ एक स्टैंड लिया है, उसमें जाली रखा है, उसके ऊपर बीकर में पानी रखकर आप गर्म कर रहे हैं और बीकर के पानी में क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। कागज के टुकड़े गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर बगल की ओर जाते हैं और अंत में नीचे बैठ जाते हैं। तो जैसे ही नीचे का पानी गर्म होता है बीकर का, तो वहाँ तली में बैठे हुए हैं कागज के टुकड़े, तो वे टुकड़े भी गर्म होते हैं और ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और वे ऊपर चले जाते हैं और कुछ देर बाद वे साइड किनारे चले जाते हैं और फिर वे नीचे चले आते हैं। तो ये क्यों होता है, जब ये नीचे वाले कागज के टुकड़े ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो वे ऊपर चले जाते हैं, तो नीचे का भाग खाली हो जाता है। तो उस भाग को भरने के लिए दूसरे कण उस जगह में आ जाते हैं। तो इस तरह से एक चक्र जैसा चलता है। तो ऊपर के चित्र में दिखाया गया है कि संवहन विधि द्वारा जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। जल की बूंदें या कागज के कण ज्वालक से ऊष्मा पाकर ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं और इस क्रियाकलाप में पानी के कण ऊष्मा ग्रहण कर
ऊपर उठ जाते हैं और उनकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं और ऊष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाते हैं। तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूर्ण होती है और सभी कण ऊष्मा ग्रहण करके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया चलता है इसमें धीरे धीरे क्या होता है, पूरा जो बीकर का पानी है वो गर्म हो जाता है। अतः ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें पदार्थों के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनकी जगह जो ठंडे कण होते हैं वे आ जाते हैं। तो नीचे के जो कण होते हैं वे गर्म होते हैं और ऊपर चले जाते हैं और वो जगह खाली हो जाता है नीचे का, तो उस जगह को भरने के लिए ठंड कण आ जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चलती है इसको कहते हैं संवहन। वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण इसी विधि से होता है। तो जल में जिस प्रकार से ये स्थानांतरण हो रहा है वायु में भी इसी विधि से ही होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वह वायु गर्म होकर, जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इसी प्रकार वायु भी गर्म होती जाती है। तो क्या होता है, नीचे की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वो नीचे का जगह क्या होता है, खाली हो जाता है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी वायु आती है और फिर वो ठंडी वायु गर्म होती है, वो भी ऊपर चल जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे पूरा वायु गर्म हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसे एक क्रियाकलाप द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 7 को करेंगे। तो क्या आवश्यक है इसके लिए, आप एक मोमबत्ती जलाइए, एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को मोमबत्ती के बगल में। तो मोमबत्ती को जलाएंगे, उसके ऊपर में एक हाथ रखेंगे और एक हाथ को बगल में रखेंगे। तो क्या आपको दोनों हाथों में समान गर्मी लग रही है? तो बताइए तो किस हाथ में अधिक गर्मी लगेगी? तो ये प्रयोग आप करके भी देख सकते हैं। तो एक हाथ क्या करेंगे, बगल में रखेंगे और एक हाथ ऊपर रखेंगे। तो क्या होता है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसके लौ के आसपास जो वायु होती है वो गर्म होती है और गर्म होकर वो गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ऊपर के हाथ को स्पर्श करती है। तो जब गर्म वायु का स्पर्श होता है हाथ में तो ऊपर वाला हाथ जो है वो गर्म लगता है, लेकिन कि बगल वाला जो हाथ है वो गर्म नहीं लगता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, उसको यहाँ दिखाया गया है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि संवहन के द्वारा वायु गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर वाला जो हाथ होता है वो अधिक गर्म महसूस होता है, लेकिन जो बगल वाला हाथ होता है वो गर्म नहीं लगता है। इसके बाद हम देखेंगे संवहन का व्यवहारिक अनुभव। तो इसका अनुभव हम समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहां कर सकते हैं। तो आप कभी समुद्र किनारे वाले क्षेत्र में यदि जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे घर हैं उनकी खिड़कियां जो हैं वो समुद्र की ओर बनाई जाती है। तो इसका क्या कारण है, समुद्र तट के क्षेत्रों के लोग खिड़कियां समुद्र की ओर रखते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, तो जो स्थल भाग होता है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। तो स्थल भाग जो है वो गर्म हो गया जल से अधिक, तो जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, लेकिन जो स्थल भाग है वो पहले गर्म हो गया तो स्थल के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। तो स्थल भाग जब गर्म हो गया तो उसके आसपास का जो हवा है वो भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। तो नीचे खाली जगह हो गया तो उसको भरने के लिए क्या है, समुद्र में जो हवा है वो स्थल की अपेक्षा ठंडी है, तो समुद्र की तरफ से जो हवाएं बहती है ठंड हवा वो उस जगह पर आती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्म हवा समुद्र की ओर चली जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्र समीर कहते हैं। तो जो हवा समुद्र की ओर से आती है उसे समुद्र समीर कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। और रात्रि के समय ये जो प्रक्रिया होता है, प्रक्रम होता है, ये उलट जाता है। तो उस समय क्या होता है, अभी पहले प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि
जो स्थल भाग है अधिक गर्म हो गया, वहां के आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, वह जगह खाली हो गया, तो समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहने लगी। लेकिन रात्रि के समय क्या होता है, रात के समय तो समुद्र का जो जल है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। तो अब क्या होता है कि स्थल के ओर से समुद्र की ओर ठंडी हवा बहने लगती है, क्योंकि समुद्र की हवा जो है वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो नीचे का जो भाग है वो खाली हो जाता है, तो उस जगह को स्थल भाग से जो हवा आती है उसको भरती है। जो ठंडी हवा आती है स्थल भाग से वो समुद्र की ओर, मतलब स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवा चलती है। यह स्थल समीर या लैंड ब्रीज कहलाती है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये चित्र ए में दिखाया गया है। देखिए दिन के समय क्या हो रहा है, समुद्र की ओर से हवाएं स्थल की ओर जा रही हैं, तो ये एक चक्र बन रहा है, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, तो ये एक चक्र बन रहा है। तो ये कब हो रहा है, ये दिन के समय हो रहा है। लेकिन रात के समय क्या होता है, देखिए उससे उल्टा होता है, तब स्थल भाग से समुद्र की ओर हवाएं चलती है। यहाँ नीचे देखिए ये चक्र चलता है, तो ये क्या है, जो समुद्र से हवाएं चलती है उसको कहते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली हवा को कहते हैं समुद्र समीर, और जो स्थल से आने वाली हवाएं हैं उसको स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विकिरण विधि। तो हमने चालन पढ़ा, संवहन पढ़ा, अब हम विकिरण विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमको गर्मी लगता है, तो आजकल सोलर कुकर भी बहुत चला है, तो इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है और उसमें खाना को रख दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश में उसको रख दिया जाता है। वो सूर्य के प्रकाश में गर्म होता है और खाना पक जाता है। तो आखिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? सूर्य तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन सूर्य से हमारे पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंच जाती है? सूर्य और पृथ्वी के अधिकांश भाग में क्या है, वायु भी नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत से ऐसे भाग है जहां वायु भी नहीं है, फिर कैसे ऊष्मा पृथ्वी तक आ पाती है? चालन अथवा संवहन के द्वारा ऊष्मा संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन संवहन में क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो चालन अथवा संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा कि जो वस्तुएं गर्म हो रही हैं तो उसको एक दूसरे से संपर्क में आना आवश्यक है, लेकिन जब विकिरण होता है, सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी गर्म होता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी क्रिया काम करती है, विकिरण क्रिया काम करती है। तो जिसमें बिना किसी भी पदार्थ की उपस्थिति में भी ऊष्मा का संचरण होता है। किसमें बिना किसी ये का संचरण होता है, विकिरण में। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप आग तापते हैं या फिर हीटर के सामने बैठते हैं ठंड के दिनों में, तो इसी प्रक्रम द्वारा जो ऊष्मा है हमको प्राप्त होता है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी जो ऊष्मा है उसका विकिरण कर देता है, विकिरण द्वारा ही संचरित करता है। तो सभी गर्म पिंड विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा को विकिरित करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। तो ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण जो वस्तु का ताप है वो बढ़ जाता है। तो क्या करता है, जब ये विकिरण किसी वस्तु से टकराते हैं तो कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित कर दिया जाता है और कुछ भाग को वो अवशोषित कर लिया जाता है उस वस्तु के द्वारा। तो जो भाग अवशोषित कर लिया जाता है वस्तु के द्वारा, वो उस भाग के कारण क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है। आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि चीजें जैसे गर्म और ठंडी हो जाती हैं। तो आइए अब जानिए कि ऊष्मा के संचरण की इन विधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है।
तो गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक होते हैं। तो हम गर्मियों के दिन में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हमको कम गर्मी लगे, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो जो गहरे रंग होते हैं वे ऊष्मा का अवशोषण अधिक करते हैं, जो हल्के रंग होते हैं वे ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, इसलिए इनमें गर्मी अधिक लगती है। किसमें गर्मी अधिक लगती है? जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं। तो गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वे आरामदायक होते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा का जो अवशोषण है वो कम होता है। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी जो वस्त्र होते हैं वे ऊष्मा रोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को परिवेश में विकिरित होने से रोकती है। तो अतः हमें कैसा अनुभव होता है? गर्म अनुभव होता है। इसलिए हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्म प्रदेशों में मकानों की जो पुताई की जाती है उसमें सफेद तथा हल्के रंग की पुताई करने पर वे अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं, जिससे उनको कम गर्मी लगेगा। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ऊष्मा या गर्मी ऊर्जा के रूप है और ऊष्मा का प्रभाव तापक्रम है। तापक्रम को मापने के लिए तापमापी का उपयोग होता है। तापमापी का मापन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो सकता है। शरीर का तापक्रम मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग होता है। यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापक्रम माप सकता है। मानव शरीर का औसत तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का प्रभाव अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर होता है। और हमने क्या सीखा कि ऊष्मा के प्रभाव की 3 विधियां हैं: संचालन, संवहन और विकिरण। तो क्या क्या सीखा? चालन, संवहन और विकिरण। चालन ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों पदार्थों में हो सकता है, पर शून्य में नहीं हो सकता है। संवहन द्रव्य और गैसों में हो सकता है, यह ठोस या शून्य निर्वात में नहीं हो सकता है। और विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह ठोस, द्रव्य, गैस तथा शून्य सभी में हो सकता है। और हमने क्या सीखा कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा का प्रवाह होने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक है। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग तथा सर्दियों में गहरे रंग के जो कपड़े हैं वे आराम देते हैं। ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होते हैं और इनके रेशों में वायु फंसी होती है। इसके साथ ही हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया और सभी विधियों को उदाहरण के द्वारा समझा। अभी हम जानेंगे एक भौतिज्ञ के बारे में। तो डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट एक भौतिज्ञ थे जिन्होंने अल्कोहल थर्मामीटर की खोज 1709 ईस्वी में किया था एवं पारा थर्मामीटर की खोज 1714 ईस्वी में की गई थी। इन्हें तापक्रम मापने के फ़ारेनहाइट मात्रक के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है और यह मात्रक उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो हम अपने तापक्रम को फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, तो इन्हीं के नाम से ही उसके मात्रक का नाम रखा गया था। तो आशा करती हूँ आप पाठ को समझ गए होंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे।